तो कंपनी में दो पोस्ट होती हैं, या तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहे हो या आप मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहे हो। तो ये दोनों पोस्ट में ना बहुत डिफरेंस है। कंपनी में मैनेजर भी होते हैं और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं, बट कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग दोनों में कुछ डिफरेंस किया गया है। उस डिफरेंस को ना हमें फॉलो करना है। वो क्या फॉलो करना है, देखो पहला पॉइंट, पावर ऑफ द मैनेजमेंट इंटरेस्टेड। क्या है पावर? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास क्या पॉइंट लिखा है, इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर को हमने क्या दे रखी है, सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की सारी पावर किसको दे रखी है, ऑलमोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को। मैनेजर को क्या बोला हुआ है, हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी की जो डेली रोजमर्रा की एक्टिविटी होती है ना, उसको हमने किसको दे रखा है, मैनेजर को दे रखा है। ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर में लिखा हुआ, अ कंपनी में हैव मोर देन वन एमडी, मतलब एक कंपनी में एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, लेकिन अ कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन वन मैनेजर। इसका मतलब अगर एक कंपनी है और उसमें मैनेजर है, तो मोस्टली क्या होता है, मैनेजर छोटी कंपनी में होते हैं, प्राइवेट कंपनी में, है ना। बड़ी कंपनी में तो एमडी डब्ल्यूटीडी ये सब होते हैं। तो अगर आपने मैनेजर भी रखा हुआ है एमडी के साथ साथ, तो एक से ज्यादा मैनेजर आपको नहीं रखना, ये लिखा हुआ है। क्लियर? रिक्वायरमेंट टू बी एज अ डायरेक्टर। अब क्या रिक्वायरमेंट है, देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर, और मैनेजर में लिखा हुआ है मैनेजर मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब बताओ, मैनेजिंग एमडी तो वही हो सकता है ना, पहले डायरेक्टर तो हो, लेकिन मैनेजर का डायरेक्टर होना कोई जरूरी नहीं। ठीक है। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट देखो, कैसे अपॉइंटमेंट होगा एमडी का, मे बी अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट विद द कंपनी और रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। मतलब बहुत तरीके से आप एमडी का अपॉइंटमेंट कर सकते हो। कैसे कैसे, उससे एग्रीमेंट साइन करा लो, रेजोल्यूशन पास करा लो, मीटिंग करा लो शेयर होल्डर्स की, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करा लो। किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एमडी का अपॉइंटमेंट कर सकते हो। मैनेजर कैसे अपॉइंट होगा, मे बी अपॉइंटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और बाय वे ऑफ अ रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन द जीएम। यहाँ पे तो सिर्फ शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, उसमें आपको एक जीएम को अपॉइंट करना है, उससे सिर्फ क्या साइन करा लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। क्लियर? क्लियर? रेम्यूनरेशन कितनी दे सकते हो आप, मैक्सिमम। अगर कंपनी में एमडी है, तो वेयर देयर आर मोर देन वन एमडी देन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और अगर मैनेजर है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब ये ना कंपनी लॉ का बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है कि हम कितना पैसा प्रॉफिट का सैलरी में खर्च कर सकते हैं डायरेक्टर्स की। तो अगर कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर हैं, तो प्रॉफिट का 10% से ज्यादा तुम डायरेक्टर की तनख्वाह में नहीं बांट सकते। और अगर मैनेजर है, तो 5% ज्यादा उस प्रॉफिट का हिस्सा मैनेजर की रेमुनेशन में नहीं डाल सकते आप। तो ये कुछ प्रोविजन हो गया हमारे पास एमडी और मैनेजर को लेकर के। बताओ कोई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर में क्या फर्क है। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और डब्ल्यूटीडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है। डब्ल्यूटीडी को मैं क्या बोल दूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चलेगा? बोलो, क्या मैं होल टाइम डायरेक्टर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल सकता हूँ? हाँ, एग्जीक्यूटिव भी तो है ना। अब डिफरेंस देखते हैं, कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। एमडी के पास कितना कंट्रोलिंग पावर है, ही हैज सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। सब्सटेंशियल का मतलब है लगभग पूरी पावर इसी के पास है। और डब्ल्यूटीडी के पास क्या है, ही मे बी गिवन सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप खुद बताओ, डब्ल्यूटीडी को हम कुछ पावर दे सकते हैं, कुछ अपने पास रख सकते हैं, लेकिन एमडी को हमने सारी पावर दे रखी। ठीक है, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, सब्सटेंशियल लिखा हुआ। नंबर ऑफ कंपनी, मे बी अपॉइंटेड इन 2 कंपनी, मतलब एक पर्सन एक टाइम में 2 कंपनी में डायरेक्टर एमडी हो सकता है। डब्ल्यूटीडी क्या लिखा हुआ है, कैन बी अपॉइंटेड एज डब्ल्यूटीडी इन 1 कंपनी ओनली। अब बात देखो सही है, डब्ल्यूटीडी है तो एक टाइम में एक कंपनी का अपॉइंट हो सकता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव है ना, इसको काम करना है वहां। बोलो, को एग्जिस्टेंस विद द अदर पोस्ट, क्या कोई और पोस्ट ले सकते हो आप एमडी के साथ साथ, डब्ल्यूटीडी के साथ साथ? क्या लिखा है, अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर कैन नॉट को एग्जिस्ट। बिल्कुल बात सही है। मतलब आप एक ही टाइम पे एक ही कंपनी में एमडी और मैनेजर नहीं रख सकते, और डब्ल्यूटीडी कैन बी अपॉइंटेड अलोंग विद मैनेजिंग डायरेक्टर और अ मैनेजर। मतलब अगर किसी कंपनी में डब्ल्यूटीडी है, तो एमडी भी हो सकता है अलग से और मैनेजर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रोविजन को ध्यान से समझो आप, नहीं तो और बताऊं।
देखो अगर मीटिंग की बात करें तो हमारे पास कंपनी की बहुत सारी मीटिंग होती है, वो मैंने चार्ट से समझाया था। तो एक कंपनी में कई टाइप की मीटिंग होती हैं, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एक जनरल मीटिंग। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एजीएम का क्या प्रोविजन है कंपनी लॉ में। देखो सबसे पहले आप खुद बताना, मैं आपसे पूछूंगा एजीएम कंपनी की साल में कितनी होंगी। नाम ही इसका क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग। साल में कितनी होंगी, एक होगी। वंस इन एवरी ईयर होगी, क्या ना इसे वंस इन एवरी ईयर होगी, बोलो ठीक है, वंस इन एवरी ईयर होगी। दूसरा पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कंपनी अगर नई फॉर्म हुई है तो कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर एजीएम हो जाए। प्रोविजन ये है कि अगर कंपनी पहली बार सेटअप हुई है और पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो पहली एजीएम कितने दिन के अंदर हो जाए बताओ, क्लोजिंग ऑफ 9 मंथ के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Subsequent annual general meeting of the company should be held within 6 months from the closing of financial year। अब थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, पहली के लिए 9 महीने दिए, उसके बाद जब जब आपका ईयर एंड होगा तो 6 महीने के अंदर आप क्या कर लेना, बोलो एजीएम कर लेना। क्लियर। अब पढ़ते हैं गैप। गैप बिटवीन 2 एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ। मतलब सब्सिक्वेंट एजीएम का गैप, सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब एक के बाद जब जो एक हो रही है, 2 एजीएम का गैप 15 मंथ से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो 3 पीरियड याद रखने आपको, 9, 6, 15। पहली एजीएम 9 महीने के अंदर हो जाए, सब्सिक्वेंट एजीएम 6 महीने के अंदर हो जाए, और 2 एजीएम का गैप 15 महीने से एक्सीड नहीं होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रोविजन, इन केस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू होल्ड एजीएम विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। प्रिस्क्राइब टाइम मतलब वो 6 और 9 महीने का टाइम, ठीक है, आप नहीं कर पाए तो रजिस्ट्रार और एनी रीजन एक्सटेंड द टाइम विच विद एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड, सच एक्सटेंशन शैल बी पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। मतलब आप ना वो 6 या 9 महीने के अंदर मीटिंग नहीं कर पाए, लेकिन आपको दुख है इस चीज का और आपने रजिस्ट्रार को जाके बता दिया अपना रीजन, तो रजिस्ट्रार के पास पावर दी गई है कि वो आपका टाइम 3 महीने एक्सटेंड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब यहाँ पे टाइम का पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, टाइम का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं। an annual general meeting called in between 9 a.m. to 6 p.m. on any day that is not a national holiday. It should be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town, village in which registered office of a company is situated। क्या मतलब, पहली बात तो आपको वर्किंग आवर्स में करना है और छुट्टी के दिन नहीं करना। छुट्टी का मतलब नेशनल हॉलिडे के अलावा किसी दिन कर सकते हो, और कहाँ करो, रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है या उसी के आसपास के एरिया में आपको एजीएम करनी है। ये एक पॉइंट है। एनसीएलटी भी हमारी एजीएम करा सकता है, एनसीएलटी को पावर दी गई है। अगर मान लो ये जो हमने प्रोविजन पढ़े, अगर इसमें से किसी प्रोविजन का बायलैट कर देती कंपनी, फॉलो नहीं करती, तो कोई अगर मेंबर एप्लीकेशन दे दे, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, और ये बता दे कंपनी गलत कर रही है, मीटिंग होल्ड नहीं कर रही है, तो एनसीएलटी खुद ही एजीएम हेड करा देगी और सारे प्रोविजन वैसे एप्लीकेट कराएगी जैसे होने चाहिए। क्लियर। इसमें देखो पेनल्टी क्या है, सेक्शन 99 की, इसमें लिखा हुआ है इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग और होल्डिंग मीटिंग ऑफ अ कंपनी, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। मतलब मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लग सकती है, 1 लाख रुपए। और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, रुक ही नहीं रहे आप, आपको पता चल गया फिर भी, तो 5,000 पर डे लगेगी, 5,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी कंपनी। ये प्रॉक्सी कौन होता है, देखो आएगी आवाज। ये प्रॉक्सी कौन होता है, जब शेयर होल्डर की मीटिंग होती है तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, जब कंपनी की मीटिंग होती है तो कंपनी की मीटिंग में ना कभी कभी शेयर होल्डर खुद नहीं जा पाता। जैसे मान लो मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं, मैंने होल्ड कर रखे हैं और मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, और कंपनी की मीटिंग का मेरे पास क्या आया, नोटिस आया, तो कभी कभी शेयर होल्डर खुद नहीं जा पाता, तो जिसको भेजता है अपने बिहाफ में उसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। क्लियर। जिसको वो भेजता है उसे हम प्रॉक्सी बोलते हैं।
डिफरेंस बिटवीन व्हाट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो, जब किसी कंपनी में वोटिंग होती है ना, तो कंपनी की वोटिंग में ना आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कितने मेंबर एग्री होने चाहिए, तब वो जो आप फैसला ले रहे हो वो मान्य होगा। तो एक होता है नॉर्मल रेजोल्यूशन जिसे ऑर्डिनरी बोलते हैं, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें लिमिट कुछ और है। पढ़ते हैं वन बाय वन। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है, ओआर कब पास करना होता है? यूजुअली आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस रिक्वायर पासिंग ऑर्डिनरी। साधारण कामों के लिए, साधारण उद्देश्य के लिए आपको ओआर पास करना पड़ता है, लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए आपको एसआर पास करना होता है। ठीक है। अब ओआर का मतलब क्या होता है? ओआर का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी मतलब 50% ज्यादा। तो उसे क्या बोल देंगे बताओ? ओआर पास हो गया। हम लोग 4 लोग हैं क्लास में, 4 लोग हैं, 3 ने बोल दिया क्लास नहीं होगी, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो गया, ओआर। ठीक है। लेकिन एसआर का मतलब क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब आधे से ज्यादा काम नहीं चलेगा। यहां लिखा है 3/4। 3/4 जब एग्री होंगे तभी हम मेजोरिटी बोलेंगे। क्लियर है? 3/4 मस्ट एग्री, इट मीन्स तभी वो रेजोल्यूशन पास हो पाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है एसआर में, इट इज पास बाय 3/4 मेजोरिटी इन केस स्पेशल रेजोल्यूशन वोट कास्ट इन फेवर ऑफ अ रेजोल्यूशन शुड बी 3 times द वोटर कास्ट अगेंस्ट इट। समझिए आप, ये लाइन मैंने नीचे पढ़ी। इन केस स्पेशल रेजोल्यूशन वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन शुड बी 3 times ऑफ द वोट कास्ट अगेंस्ट इट। मतलब वो कह रहे हैं 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर दोनों के फेवर में लड़ाई हो गई तो 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर 2 लोग कह रहे हैं हाँ, तो 6 लोग जब ना बोलेंगे तब माना जाएगा ना का प्रोविजन पास हुआ। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन विद आरओसी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करना पड़ेगा क्या? नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल। ओआर के लिए पास नहीं करा, लेकिन एसआर को तो हमेशा पास करना होता है। एसआर की कॉपी कहां जमा कराओगे आप? आरओसी में। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर जमा करा दो कि हमने इस रेजोल्यूशन के लिए 30 दिन में पास, हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया, आपको 30 दिन के अंदर हम दे रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलॉन्ग विद नोटिस। क्या कुछ और लिख के भी देना है? ओआर में तो नहीं देना, ओआर में नहीं देना, लेकिन एसआर में क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड टू बी सेंड अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग, द स्टेटमेंट शुड गिव ऑल मटेरियल फैक्ट अबाउट द मीटिंग ऑफ स्पेशल बिजनेस। मतलब एसआर में तो आपको लिख के देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के साथ कि हमने एसआर भी पास कर लिया है, प्लस ये चीजें डिस्कस करी हमने, स्टेटमेंट पूरी लिख के दे रहे हैं। कास्टिंग वोट चेयरमैन का हो सकता है क्या? चेयरमैन समझते हो? जब वोटिंग होती है तो एक बंदे को हम चेयरमैन बना देते हैं। चेयरमैन क्यों बनाते हैं? मान लो क्लैश हो जाएगा, इक्वल वोटिंग हो जाएगी, तो चेयरमैन का वोट कास्ट हो जाता है। तो ओआर में क्या होता है? चेयरमैन कैन गिव हिज कास्टिंग वोट, मतलब ओआर के केस में वो अपना कास्टिंग वोट कर सकता है अगर टाई हो जाए तो। लेकिन एसआर में उसको हमने ये पावर नहीं दी। चेयरमैन डज नॉट हैव कास्टिंग वोट। कास्टिंग इसमें हो सकता, पूछो क्यों? इसमें 3/4 चाहिए, इसमें मोर देन 1 का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्लियर? ओआर एसआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।